भाई आज हम शुरू कर रहे हैं आपके मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब भाई यूक्लिड कौन है? एक मैथमेटिशियन है, एक बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियन है। उसने ज्योमेट्री, लाइंस जो है ना, लाइंस, पॉइंट्स, उसके बारे में कुछ जानकारी हमको दी। ठीक है, अब हम जो देखने जा रहे हैं वो हमको सबको पता है, लेकिन हमने कभी भी इस तरीके से सोचा नहीं होगा। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। भाई आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 80 में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हम वो पॉइंट के बारे में पहले डिस्कस कर रहे हैं। ओके भाई, फर्स्ट पॉइंट है अ पॉइंट इज विच हैज नो पार्ट। भाई देखो, अगर मैं बात करूं, सपोज एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो भाई मैं कह सकता हूं लाइन के कुछ टुकड़े हैं। भाई ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ये लाइन। ओके लीजिए, सीधा कर दिया। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि लाइन के कुछ पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, लेकिन एक पॉइंट है। भाई पॉइंट के क्या टुकड़े होंगे? देखो आपकी बॉडी है तो आपके बॉडी के पार्ट्स है, फिंगर्स, थंब, नोज, आईज, अलग अलग पार्ट्स है ना। एक छोटे से पॉइंट के तो कोई पार्ट नहीं होते, हमको पता है, लेकिन क्या हमने कभी ऐसा सोचा? नहीं। सेकंड पॉइंट है अ लाइन इज अ ब्रेडथलेस लाइन। भाई एक लाइन इज अ ब्रेडथलेस, ब्रेड मतलब क्या होती है? चौड़ाई। तो एक लाइन ऐसी है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है, पता है भाई? भाई लाइन की सिर्फ लंबाई है, वो क्या बोल रहा है? लाइन की सिर्फ लंबाई ही है और कुछ भी नहीं है। लाइन इज अ ब्रेडथलेस लेंथ। ठीक है, हमें पता है। द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। भाई अगर कोई भी लाइन के पॉइंट्स एंड है तो वो एंड हमेशा पॉइंट्स होंगे, मतलब पॉइंट के रूप में होंगे। मतलब वो कहना चाह रहा है कि अगर कोई लाइन है तो वो कोई स्क्वायर नहीं होगा, कोई प्लेट नहीं होगी। वो क्या बोल रहा है कि एंड पॉइंट एक बस पॉइंट है, बस एक छोटा सा पॉइंट में खत्म होता है। हमें पता है भाई लाइन जो है पॉइंट में खत्म होती है, बस हमने खाली ऐसा सोचा नहीं। फोर्थ पॉइंट, a straight line is a line which lies evenly on all the points of itself. Okay, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। a straight line is a line, straight line एक ऐसी लाइन है lies evenly on all the points, on itself, on itself का मतलब उसके ऊपर। बच्चा वो कहना चाह रहे हैं कि आज एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आते हैं, भाई भले मैं थोड़ी गैप दे रहा हूं, बट एक्चुअली इसके जस्ट बाजू में बहुत सारे पॉइंट होंगे। भाई एक छोटी सी लाइन में इनफाइनाइटली पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर सपोज करो कि 1000 पॉइंट्स है, सपोज। सो इन 1000 पॉइंट्स के ऊपर लाइन एक ही तरीके से बिछी हुई होती है, एक ही तरीके से बिछी हुई का मतलब कि ऐसा नहीं कि लाइन बीच में से मोटी हो गई, फिर साइड से पतली हो गई, या साइड से मोटी हो गई तो दूसरे साइड से पतली हो गई, ऐसा नहीं है। वो कहना चाह रहा है कि जो इसकी थिकनेस है वो थिकनेस एक समान रहती है, यहां से यहां तक थिकनेस एक समान रहती है। हमको पता है, हमने सोचा है, बस हमें हर चीज में देखना वही होगा। फिफ्थ पॉइंट, अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। भाई वो कह रहा है सरफेस, देखो अब लाइन की बात खत्म हो गई, अब सरफेस, ये एक सरफेस है, तो वो कह रहा है कि सरफेस के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज होती है, क्या? एक तो लंबाई और एक चौड़ाई। बिल्कुल सच है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। भाई आपको एमसीक्यू में ये पॉइंट्स आ सकते हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं ये एमसीक्यू में, फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। तो एक सरफेस मतलब 2D, तो 2D के पास लेंथ और ब्रेड्थ दो ही चीज होती है। सिक्स्थ पॉइंट, द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइंस। वो कह रहा है कि भाई एजेस का मतलब होता है किनारी, एज का मतलब किनारी। भाई अभी ये सरफेस है, सरफेस की किनारी क्या होगी? ये सरफेस की किनारी है जो सिल्वर कलर में दिख रही है। वो बोल रहा है कि सरफेस की जो किनारी होती है वो एक लाइन होती है। हाँ तो लाइन है ना भाई, देखो ये एक किनारी है तो ये भी एक लाइन है। तो भाई सरफेस की जो लाइन होगी, सपोज मैं स्क्वायर बना लो तो ये क्या हो गया? एक सरफेस हो गया। इस सरफेस की जो कॉर्नर, ठीक है। 7, a plane surface is a surface which lies evenly on all straight lines। देखो हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सबके ऊपर एक समान है, मतलब कहीं से मोटा पतला नहीं है। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर आप यहाँ पे लाइन बना दो तो ये सभी लाइन के ऊपर एक समान हो जाएगी, सभी लाइन के ऊपर एक समान हो जाएगी, यानी कि कुछ कहीं से बाहर कहीं से अंदर ऐसा कुछ भी देखने को आपको मिलेगा नहीं।
सब जगह एक जैसा दिखेगा। ठीक है बच्चा, इतने पॉइंट समझ आए? तो भाई आपके पेज नंबर 81 पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि हम अभी तक देख रहे थे कि भाई जो भी हम यहाँ पे देखने वाले वो हमको पता है, बट हमने कभी इस तरीके से सोचा नहीं। देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखो वो क्या बोल रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द अदर थिंग्स। और जैसे कि मैं अगर बोलूं A इज इक्वल टू B है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, A इज इक्वल टू B है और C इज आल्सो इक्वल टू B। भाई कोई एक वेरिएबल है जो B से इक्वल है और दूसरा कोई वेरिएबल है जो वापस B से इक्वल है। सो थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग, जो कि एक सेम थिंग से इक्वल है, आर इक्वल टू वन अनदर। तो क्या हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि भाई A और C भी एक दूसरे से इक्वल है? ये दोनों किसी सेम थिंग से इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए? इक्वल हो गए। फिर क्या बोला हुआ है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। देखो, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, सपोज वो बोल रहा है कि मैं x इज इक्वल टू वाई ले लेता हूं और p इज इक्वल टू q ले लेता हूं। मैं इन दोनों को ऐड करता हूं और इन दोनों को ऐड करता हूं। मान लो कि इसका आंसर आ गया z, तो इसका आंसर भी z ही आएगा। भाई सीधी सी बात है ना बेटा, आप 1 + 5 करो और 1 + 5 करो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 6 ही आएगा ना। इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, देखो ये दो इक्वल नंबर को हम दूसरे दो इक्वल नंबर से ऐड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है भाई, हमको पता ही है यार कि सेम चीज को ऐड करोगे तो आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा। थर्ड नंबर, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स, इसका उल्टा। भाई अगर मैं इक्वल में से इक्वल को माइनस करूं, मतलब ये दोनों इक्वल नंबर माइनस ये दोनों इक्वल नंबर, तो आंसर क्या आएगा? फिर से इक्वल ही आएगा, चाहे जो भी हो लेकिन सेम ही आएगा। पता है हमको। थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो वो क्या बोल रहा है, ऐसी चीजें जो एक दूसरे से कोइंसाइड करें। कोइंसाइड का मतलब होता है बेटा एक के ऊपर एक आना, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक। भाई देखो आज मैंने क्या किया, ये कोइंसाइड कर दिया। आपको मेरे पीछे वाला हाथ नहीं दिख रहा, ऐसे करूं तो अब पीछे वाला हाथ नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये दोनों हाथ मेरे इक्वल है। इसका एरिया, इसका वॉल्यूम, इसका मास सब कुछ इक्वल है। तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई चीज कोइंसाइड हो सकती है तो अब देखो, देखना जरा ध्यान से। भाई ये मैं अंगूठा ले लेता हूं और ये मैं हाथ ले लेता हूं, आपको मेरा अंगूठा नहीं दिख रहा, बात सही है, लेकिन जैसे घुमाऊंगा तो अब अंगूठा दिख रहा है। इसका मतलब मेरा थंब एंड मेरा ये हैंड कोइंसाइड नहीं कर रहा। कोइंसाइड का मतलब होता है एग्जैक्टली एक के ऊपर एक होना, लेकिन ये तो ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब ये और ये इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये मेरा पूरा मार्कर है, मैं इसमें से इसका ढक्कन अलग कर देता हूँ। जब तक ढक्कन था तब तक पूरा मार्कर था, जैसे ढक्कन अलग कर दिया तो ये इसका टुकड़ा हो गया। अब बच्चा मार्कर जो है वो अपने टुकड़े से बड़ा है कि छोटा? सीधी सी बात ना, मार्कर तो टुकड़े से बड़ा है, तो वो ये कहना चाह रहा है द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। अगर कोई छोटा सा टुकड़ा निकाल लूंगा तो वो छोटा बन जाएगा, इक्वल या बड़ा नहीं, हमेशा छोटा रहेगा। हमें पता ही है भाई। 6th पॉइंट, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो अब वो क्या बोल रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग। भाई हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था आज कि A इज इक्वल टू B और अगर C इज इक्वल टू B है। सपोज करो कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये A जो है वो B का डबल है, A B का डबल है, सिमिलरली C भी B का डबल है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई A और C इक्वल है। पहले हमने क्या देखा था कि अगर ये दोनों B से इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये देखा था। अब हम क्या देख रहे हैं, इफ द थिंग्स आर डबल ऑफ सेम थिंग, एक ही चीज के डबल है। भाई एज पर एग्जांपल आप आलू खरीदने जा रहे हो और आपकी मम्मी भी उसी समय आलू खरीद के आ रहे हैं। मम्मी ने बोला कि भाई लास्ट टाइम मैं एक चीज लाई थी, एक वेजिटेबल लाई थी जिसका 10 रुपीज थे, लेकिन आज 20 रुपीज हो गए। आप भी ये कह रहे हो कि मम्मी मैं भी एक चीज आज लेके आया हूँ जो पहले 10 रुपए में आती थी आज 20 रुपए में आई है, तो आप दोनों की कौन सी चीज निकली? आलू। भाई दोनों के प्राइस डबल हो गए ना,
सो थिंग्स डबल ऑफ द सेम थिंग, एक ही चीज के डबल, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, थिंग्स विच आर हाल्व्स ऑफ सेम थिंग। भाई अब आधा बोल रहा है, भाई सपोज करो कि मैं ऐसा बोलूं कि a इज इक्वल टू b बाय 2 और c इज आल्सो इक्वल टू b बाय 2। a b का आधा है, c भी b का आधा है, तो सीधी सी बात है कि ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। समझ आ रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूं? अब भाई बच्चा लोग पेज नंबर 82 पे सबसे मेन थिंग है जिसे हम पोस्टुलेट कहते हैं। पोस्टुलेट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसका कोई प्रूफ नहीं है, बस हमें वो मान लेना है कि हाँ ये सच है। भाई जैसे कि अब आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हो, आप कह रहे हो कि आपका नाम कार्तिक है, तो मैंने क्या आपसे कोई प्रूफ मांगा कि लाओ आधार कार्ड लाओ, ये लाओ वो लाओ, भाई मैंने मान लिया आप सच कह रहे होंगे, तो वो पोस्टुलेट हो गया जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। और एक चीज होती है एक्सियम, AXIOM। तो भाई एक्सियम का मतलब होता है कि भाई कोई चीज का ख्याल आना कि ऐसा होगा। भाई जैसे कि मान लो अब एक पॉइंट है, अब उससे मैं सोच रहा हूं कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, ठीक है, एक्सियम भाई किसी की सोच दिखाता है, तो उसका भी कोई प्रूफ नहीं होता। पोस्टुलेट मतलब कि उसको तो बस सच मान लेना है, बट एक्सियम जो है वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। भाई मतलब पहले एक्सियम, पहले ख्याल मन में आया, फिर उसका पोस्टुलेट बन जाता है अगर वो चीज सही साबित हो जाती है तो। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। देखो, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो स्ट्रेट लाइन कहां से बनेगा? भाई सपोज करो मेरे पास ये बहुत सारे पॉइंट्स है, तो भाई देखो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, 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 ये सारी क्या बन गई? स्ट्रेट लाइंस बन गई। तो ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मेरे को एक पॉइंट से दो पॉइंट की जरूरत है। अब एक चीज और भी हमसे पता चलेगा बेटा कि भाई दो अलग अलग पॉइंट है, अगर दो अलग अलग पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। आप चाहे जितनी कोशिश करो, देखो अगर सिंगल पॉइंट है, अगर एक सिंगल पॉइंट है तो भाई उससे अनलिमिटेड लाइन पास हो सकती है। कितनी? अनलिमिटेड लाइंस, यहाँ बहुत सारी लाइन पास हो सकती है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से। लेकिन अगर दो पॉइंट है, दो अलग अलग, इसको हम कहते हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। भाई दो अलग अलग पॉइंट हो गए तो कंपलसरी उसके थ्रू एक ही लाइन पास हो पाएगी, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो भाई वही आपका पोस्टुलेट 1 है और वही आपका एक्सियम 5.1 भी है। अब पोस्टुलेट 2, भाई पोस्टुलेट 2 क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मतलब जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, तो भाई मैं उसको जहां चाहे उतना एक्सटेंड कर सकता हूं, दोनों साइड, मैं दोनों साइड से उसको चाहूं तो एक्सटेंड कर सकता हूं। जरूर पड़ने पे मैं इस लाइन सेगमेंट को यहां से भी बढ़ा सकता हूं और यहां से भी बढ़ा सकता हूं, बस इतना ही है। ठीक है, पोस्टुलेट 3, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। भाई देखो सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, पहली सेंटर, दूसरा रेडियस। तो वो कह रहा है कि आप किसी भी पॉइंट को सेंटर ले लो, कोई भी रेडियस ले लो। देखो कोई भी रेडियस, मतलब ये सर्कल, फिर ये एक और सर्कल, ये एक और सर्कल, मतलब आप जो चाहे पॉइंट ले लो। भाई आपको ये पॉइंट चाहिए, ठीक है, सॉरी ये पॉइंट ले लिया, ये रेडियस ले लिया, ये एक और सर्कल बन गया। सर्कल बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट और एक रेडियस। पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। भाई जितने भी राइट एंगल्स है मतलब 90 डिग्री, वो सब एक दूसरे से इक्वल है, ऑब्वियसली इक्वल ही होगा ना। देखो वो कहना चाह रहा है कि अगर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, उसका मतलब कि हमेशा दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे होगी, ऐसे हो जावे, ऐसे हो जावे, ऐसे हो जावे, ऐसे हो जावे, जैसी भी हो, मतलब वो कहना चाह रहा है कि दो लाइनें
हमेशा एक दूसरे को इस तरीके से टच करेगी अगर राइट एंगल बनता है तो, ठीक है। पोस्टुलेट 5, बच्चा लोग पोस्टुलेट 5 ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट। देखो मैं धीमे धीमे पढ़ता हूं और उसको ड्रॉ करते जाता हूं। भाई यहां पे क्या कहा जा रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, भाई ये दो स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन गिर रही है। अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन पे एक और लाइन गिर रही है, तो line makes the interior angles on the same side. इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब ये। अब आपको बोल दिया क्या है, ऑन द सेम साइड। सेम साइड का मतलब है या तो ये दोनों या तो ये दोनों। इंटीरियर बट एक ही साइड की होनी चाहिए, या तो ये दोनों होवे या तो ये दोनों होवे। एक ही साइड के दो इंटीरियर टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर मतलब दोनों को ऐड कर दो। सपोज करो कि मैं इसको x बोलता हूँ, इसको y बोलता हूँ और ये x प्लस y टेकन टुगेदर का मतलब दोनों को प्लस करके लेस देन टू राइट एंगल्स। भाई अगर वो कम है, लेस देन किससे कम है, टू राइट एंगल्स, मतलब वो 90 प्लस 90 से कम है। अगर वो 90 प्लस 90 यानी कितना हो गया 180। भाई अगर वो 180 से कम है then two straight lines if produced indefinitely। भाई ये जो दो स्ट्रेट है ना, देखो ये कुछ ऐसे आ गया एक्चुअली, भाई अगर दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक तीसरी लाइन गिर रही है जो इंटीरियर एंगल इस तरीके से बना रही है कि दोनों को मिला के अगर 180 से कम है और अगर मैं उसको इनडेफिनेटली ड्रॉ करूं, दोनों लाइन को इनडेफिनेटली मतलब आगे तक ड्रॉ करूं, आगे तक ड्रॉ करूं, then meet on that side on which the sum of angle is less than right angles। देखो वो कह रहा है कि अगर मैं उसको दोनों तरफ एक्सटेंड करूं, देखो तो मैं देख सकता हूं बेटा कि यहाँ पे लाइन टच नहीं हो रही है लेकिन यहाँ पे लाइन टच हो रही है। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं दोनों लाइन को लंबा करूंगा तो वो उस साइड पे टच होगी, उस साइड पे टच होगी जहां का प्लस 180 से कम होता है। देखो आप इसको मैं एंगल ए ले लेता हूं, इसको मैं एंगल बी ले लेता हूं, तो इन दोनों का एंगल, इन दोनों को प्लस करूंगा तो कंपलसरी ग्रेटर देन 180 आएगा और इसका कंपलसरी लेस देन 180 आएगा। तो वो कह रहा है कि जिस साइड पे लेस देन 180 आएगा उस साइड से दोनों टच करेंगे। देखो बच्चा लोग आप 7th में पढ़ चुके हो कि अगर दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल कुछ पढ़ा है ना ऐसा, तो ये एंगल को मिला के कंपलसरी 180 होता ही था। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, ऐसा होता ही था। लेकिन अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है, 180 नहीं है, इसका मतलब कि वो टच करता है। कौन सी साइड पे टच कर रहा है, तो भाई जिसका प्लस 180 से कम है, 290 डिग्रीज। 290 डिग्री मतलब क्या होता है, 2 × 90 180। जिस साइड पे 180 से कम होगा उस साइड पे वो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। समझ आया भाई मैं क्या बोल रहा हूं? अब भाई एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन 1 तो भाई ट्रू और फॉल्स है, तो वो ट्रू और फॉल्स आप ही करेंगे बिकॉज हमने पूरा चैप्टर देखा है, एक एक पॉइंट देखे हैं, पोस्टुलेट वगैरह, तो उसी के डिपेंडिंग है ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2 डेफिनेशंस है, तो बच्चा लोग की डेफिनेशंस मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, बहुत इजी है, आप चाहो तो बना सकते हो, अगर आपके स्कूल में से लिखवाई है तो वो भी लर्न कर सकते हो, अगर फिर भी नहीं है तो मैं भेज दूंगा, वो डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 उसको कैंसिल कर दो, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आते। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करना है, क्वेश्चन 3 कैंसिल है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, बहुत इजी भी है, कोई हार्ड नहीं, बहुत इजी है। अब देखो
भाई हमको क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी सच दैट AC इज इक्वल टू BC। एक लाइन है AB और बोला जा रहा है कि C पॉइंट उसके बीच में कहीं पे है इस तरीके से। देखो बच्चा, जब भी हमको प्रूव करने का कोई क्वेश्चन आवे ना, प्रूव दैट मैथ्स में, तो हम तीन चीज लिखते हैं, एक डेटा लिखते हैं, एक टू प्रूव लिखते हैं और एक प्रूफ। डेटा का मतलब है कि हमको गिवन क्या है। सो गिवन क्या है कि भाई AC इज इक्वल टू BC, ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट। ये हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि C बीच में है इस तरीके से कि ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है। प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। मुझे जो प्रूव करना है मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा, टू प्रूव। अब उसकी मेथड, जो भी उसकी मेथड रहेगी, प्रोसेस रहेगी, उसके लिए मैं लिखूंगा प्रूफ। ठीक है, चलिए बच्चा, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। भाई देखो ना, ये पूरे लाइन के कितने दो टुकड़े हो रहे हैं, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये। सो दोनों को मैं मिला दूंगा, दोनों को मिला दूंगा तो पूरे AB मिल जाएगा। सो हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया हमको पूरा AB। अब बच्चा, भाई ये दोनों तो इक्वल दे रखा है, देखो क्या मैं BC के बदले AC लिख सकता हूँ। देखो BC और AC इक्वल है तो मैंने BC के बदले AC लिख दिया। रीजन गिवन। देखो जब प्रूडेड वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें रीजन लिखने पड़ते हैं कि कोई भी स्टेप हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और डाउट है कि यार मैं सर AC के बदले BC भी तो लिख सकता था, मैंने BC के बदले ही AC क्यों लिखा? बिकॉज क्वेश्चन में क्या चाहिए हमको, हमको प्रूव क्या करना है, AC करना है ना। इसलिए अगर मैं इसके बदले BC लिखूंगा तो AC तो गायब हो जाएगा, तो वो गायब ना हो इसलिए मैंने क्या किया, BC के जगह पे AC लिखा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, AC प्लस AC 2AC, तो ये 2 को नीचे ले आते हैं, सो ये क्या हो गया, AB बाय 2 इज इक्वल टू AC। अब मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू AC। अच्छा, इसका उल्टा है ना, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है बच्चा, यही आपके बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है और यही हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये इस पूरे का आधा है। सीधी सी बात है ना बेटा, अगर मिड पॉइंट होगा तो फिर वो आधा ही होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख ले। मैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट। भाई अगर वो बीच में है तो उसको मिड पॉइंट बोलेंगे। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। हमें क्या प्रूव करना है कि हर एक लाइन सेगमेंट को सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। भाई देखो आपको क्या बोला हुआ है, एक लाइन सेगमेंट दे रखी है AB, अब ये दिया है आपको मिड पॉइंट, तो डेटा क्या गिवन है, AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट है, ये हमको दे रखा है, और C इज द मिड पॉइंट। भाई हमको बोल रखा है कि C उसका मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू BC, ये इक्वल टू ये। अब टू प्रूव, भाई मुझे प्रूव क्या करना है, C is only the midpoint of AB। भाई हमें प्रूव क्या करने को बोला है कि there is only one midpoint, एक ही मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब C अकेला होगा, दूसरा कोई भी नहीं होगा। ठीक है, प्रूफ। अब मैं क्या कर लेता हूं, देखो हमें प्रूव करना है कि एक ही मिड पॉइंट पॉसिबल है, तो मैं शुरुआत कहां से करता हूं कि चलो इसका एक और मिड पॉइंट लेता हूं। सपोज हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी लाइन का एक से ज्यादा मिड पॉइंट पॉसिबल है, तो मैं क्या लेता हूं, यहां पे एक पॉइंट लेता हूं D। ठीक है, लेट D be another midpoint
अदर देन सी। भाई सी के सिवाय डी को भी हम एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। देखो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, मिड पॉइंट एक ही होता है, लेकिन हमको प्रूव करना है ना, तो हमने ले लिया। चलो ठीक है भाई, मान लो कि इसके दो मिड पॉइंट है, एक सी तो है ही है और साथ में डी भी है। चलो ठीक है भाई, अगर डी मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है तो क्या होना चाहिए था, therefore AD is equal to BD, AD is equal to BD होना ही चाहिए था, सीधी सी बात है। अब एक और चीज है कि भाई AC और BC ऑलरेडी इक्वल है, AC और BC पहले से ही इक्वल है, साथ ही साथ AD और BD भी इक्वल है। देखो अब जरा यहाँ ध्यान से सुनना। अच्छा AD के दो टुकड़े करो, देखो ये AD है, AD के दो टुकड़े हो सकते हैं, कैसे, AC प्लस CD, भाई ये और ये। सिमिलरली BD, भाई BD के भी दो टुकड़े हो सकते हैं, कितना, सिर्फ, अच्छा BD के दो टुकड़े नहीं होंगे, सॉरी वो तो ऐसे ही रहेगा। अब भाई क्या ये मैं CD, देखो क्या है यहाँ पे AC के बदले यहाँ पे BC लिख सकता हूँ। अगर मैं AC के बदले यहाँ BC लिख दूं तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भाई, दोनों इक्वल है ना। सो BC प्लस CD इज इक्वल टू BD। इसका रीजन गिवन, मैंने इसके बदले ये क्यों लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में दे रखा है भाई C मिड पॉइंट है। अब BC के फिर से टुकड़े हो रहे हैं, देखो जरा, BC के फिर से टुकड़े हो रहे हैं, ये BC, CD और BD, तो मैं इसको तोड़ देता हूं, एक बोल देता हूं CD, एक बोल देता हूं BD, ये CD एज इट इज और ये BD एज इट इज। अब देखो इधर भी प्लस BD, इधर भी प्लस BD, इसको वहां ले जाऊंगा तो माइनस, तो BD माइनस BD कट जाएगा, बचा क्या, CD प्लस CD, CD प्लस CD कितना आ गया, 2CD इज इक्वल टू 0, भाई ये तो कट गया ना, तो 0 बचेगा, तो 2 नीचे ले जाओ तो 0/2, CD कितना आ गया, 0। भाई ये समझो, इस चीज को समझो भाई, CD का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन C एंड D, डिस्टेंस बिटवीन C एंड D कितना आ गया, 0 आ गया। अब अगर किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट अलग अलग नहीं है, वो पॉइंट तो एक ही है। भाई हम साइंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट सीख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही है, सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आता है, हमने पढ़ा हुआ है ना। तो वही तो हो गया कि C और D का डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, कहां लिखूं भाई, यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ लिखता हूं मैं, हियर डिस्टेंस between C and D is 0, that is C coincides D। भाई डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर है, और एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब है कॉन्साइड। और अगर सीधी सी बात है कि अगर दोनों पॉइंट एक ही है, C मिड पॉइंट था, गिवन है, D हमने मिड पॉइंट ले लिया, और वो दोनों एक ही जगह पे आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे सिर्फ से एक ही मिड पॉइंट है। Therefore there is only one midpoint of A। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है यहां तक, ओके। भाई क्वेश्चन नंबर 6, भाई क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल है और एक्सरसाइज 5.2 भी कैंसिल है, ओमिट है, ठीक है, वो एग्जाम में कभी नहीं पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको एक फिगर दे रखा है, ये बोल दिया है A, ये B, ये C, ये D। अब भाई यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन क्या है, इफ। देखो इफ वाली जो चीज होती है वो गिवन होती है, और देन वाली चीज हमेशा प्रूव करने की होती है। सो AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, मुझे प्रूव क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD। भाई ध्यान से देखो, AC इज इक्वल टू BD ये दे रखा है,
मुझे प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके चलिए प्रूफ। भाई जो डेटा है ना वहीं से शुरू करते हैं। हियर AC इज इक्वल टू BD। देखो बेटा AC के दो टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पे वापस। AC के दो टुकड़े कौन से? एक ये तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ AB प्लस BC। अब देखो BD के भी दो टुकड़े हो रहे हैं, एक ये टुकड़ा एक ये टुकड़ा, दोनों को प्लस कर दो तो BD के बदले हम क्या लिख देंगे BC प्लस CD। देखो ये भी प्लस BC ये भी प्लस BC, वहां ले जाऊंगा तो माइनस, इसका मतलब ये कट जाएगा, बचा क्या AB इज इक्वल टू CD। भाई वही तो मुझे प्रूव करना था, देखो वही तो मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव फिनिश। भाई बहुत इजी था ये तो, समझ आया भाई?